केवल खबर पूरी खबर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नज़र। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे कुछ बड़ी खबरें, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काफी बातों की चर्चा हमारी डिटेल में हुई है। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं और इससे ऊपर के ऊपर अगर लाखों लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे तो नीचे वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बंगलोर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आवश्यक है। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि हमारे देश में एक्सपर्टाइज दो बड़े हासिल है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो हमारे यहाँ ये संख्या रात दिन बढ़ती है। तो मैंने उनको कहा कि अभी एक घर में 4 लोग और 8 गाड़ियां हैं, पार्किंग नहीं, कुछ नहीं। तो अभी धीरे धीरे हम ऐसा बनाए। तो अभी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया। फिर हमने अभी एक ट्रॉली बस की कल्पना है। क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बस है इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो अभी हम उसमें ये ट्रॉली बस है 88 लोगों की कैपेसिटी, और जैसे हमारे इसमें बिजनेस क्लास होता है हवाई जहाज में, वैसा उतना अच्छा कंफर्ट देकर लोग बस में लैपटॉप लेकर बैठेंगे, अपना काम करेंगे और आराम से जाएंगे। तो मुंबई में ऐसी एक स्कीम उन्होंने तैयार की कि मोबाइल फोन पर वो बस निकली है, वो जब स्टॉप पे आएगी, कितने बजे आ रही है, तो वो अपना टिकट उसमें बुक करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे। तो उतरने वाले व्यक्ति के पास उनको बुकिंग मिल जाएगा 3:30 के बस में, 4:40 के बस में। तो ये जो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करना, कॉस्ट इफेक्टिव करना। अभी आपको बताता हूं कि मैंने आज एक आह्वान किया है कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को यह आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसें होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी या अल्टरनेटिव फ्यूल, डीजल पर कोई नहीं होगा। अब देखिए, डीजल पेट्रोल पे जाते तो 10 रुपया, अगर आप डीजल पे जाते तो 9 रुपया, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपया, और इलेक्ट्रिक से जाते तो 1 रुपया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने विस्तृत लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, और उसके साथ साथ हमने काफी चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास हाइड्रोजन की कार है दिल्ली में। अब एक चक्कर मारोगे तो ऐसी कंफर्टेबल कार है, कोई भी कार से बहुत अच्छी है। ना धुआं निकलता है, ना पानी गिरता है, ना आवाज होता है। और ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके बंगलोर की कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है। और धीरे धीरे हमारा किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। ये अपना मैं अनेक सालों से इस पर काम कर रहा हूं। और 28 तारीख को आपके कर्नाटक की कंपनी टोयोटो, इसकी एक कार, एक कैमरी करके कार थी, आपको याद होगा, जो 100 पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली पे चलती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी। तो अभी उन्होंने ऐसी कार लॉन्च की है जो कर रहे देश में, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपए लीटर के भाव से आएगी। अब बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। कर्नाटक इज ए मेजर स्टेट जो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाता है, और उत्तर प्रदेश है, हमारे मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे हैं, उत्तर प्रदेश इथेनॉल बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है। अब हमने कॉर्न से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। तो अब हम 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। इसके बजाय हमारे देश के किसानों का ये फ्यूल सस्ता है। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और इथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। नो पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं, ग्रीन फ्यूल है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बंगलोर में जैसे ट्रैफिक जाम है, वैसे एयर पोल्यूशन भी है। तो ये जो बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक की बसेस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा, और उसके साथ इथेनॉल का उपयोग। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वालों को भी मैंने कहा है कि आप पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाओ।
तो ये सड़क सुरक्षा और वाहन पर ये जो मंथन है उसका आयोजन किया गया था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेंगलुरु में। उसी का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं खबर पर नज़र में कुछ बड़ी खबरों की तरफ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए लोगों की। राजधानी दिल्ली के राजपथ को अब जो कर्तव्य पथ के रूप में नया नाम मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने नेताजी की ग्रेनाइट मूर्ति का भी अनावरण कल शाम में किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कर्तव्य पथ पर आने के लिए न्योता दिया था और इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने आज से कर्तव्य पथ पर जाने के लिए यात्रियों को बसें उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं। कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस नए कर्तव्य पथ और इसके उद्घाटन को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर लेज़र शो का भी आयोजन किया जाने वाला है, जिसको लेकर वहां पहुंचे लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। हमारे निशानी जो हमें कहा जाता था कि हम इंडिया गेट बोलते थे, हम इंडिया गेट जा रहे हैं, इंडिया गेट जा रहे हैं, तो लोग ये सोचते ये भी हमारा दिया हुआ है जो फॉरेनर्स आते थे। बट अब देखा जाए तो इंडिया गेट हमारा बनाया हुआ है, हमारी खुद की चीज़ है। हमारे देश में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मूर्ति देख के। और जो पहले राजपथ हुआ करता था, अब नाम चेंज कर दिया पीएम सर ने, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है अपना। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर ही मौजूद हैं और आज वहां पर ख़ास तौर पर जो ख़ास प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और लोगों के उत्साह के बारे में। आलोक, जिस तरह से कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री ने न्योता दिया था और लोग आपके पीछे भी भारी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, आज क्या खास लेजर शो वगैरह होने वाला है? ऐसे मत करो यार। देखिए, यहाँ पे 2 साल के बाद जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था और उसको कल प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और पब्लिक से ये उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप लोग आइए और कर्तव्य पथ पर यहाँ पर। और जो नज़ारा आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, मतलब उनके आह्वान का असर ये हुआ है कि यहाँ पर तिल रखने के लिए जगह नहीं है। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आप देखिए पीछे कितनी भीड़ है। इसके अलावा पूरे जो कर्तव्य पथ को हम कहें कि कर्तव्य पथ 3 किलोमीटर लंबी है और इस 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ पर कहीं से भी आप देखें तो सिर्फ आदमी ही आदमी नज़र आ रहे हैं। आदमी के साथ महिलाएँ हैं, बच्चे हैं। और यहाँ पर जो एक उनका स्पॉट होता था इंडिया गेट के पास, जो परिवार यहाँ पे आती थी शाम को, यहाँ शाम को या दोपहर कहें या सवेरे कहें, अगर विदेशी पर्यटन विदेशी सैलानी भी आते थे तो यहाँ पर आना नहीं भूलते थे। और आप देखेंगे कि यहाँ से इंडिया गेट के ठीक पीछे आप देखिए कि वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वहाँ पर कल अनावरण किया प्रधानमंत्री ने। ग्रेनाइट की मूर्ति है, 28 फीट लंबी वो मूर्ति है। तो एक तरह से यहाँ पर आज जश्न का माहौल है और आप लेजर शो का भी आनंद लेंगे जब शाम होगा। और लेजर शो में सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की जो उपलब्धियां हैं उसको दिखाया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो पूरा का पूरा आज इंटरटेनमेंट है लोगों के लिए। और एक और सूचना मैं दे दूं कि 4 स्पॉट यानी कनॉट प्लेस, इसके अलावा भैरव सिंह मार्ग और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इसके अलावा राजघाट, यहाँ से मेट्रो की फीडर बस सेवा फ्री दी जा रही है लोगों को कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए। तो हम दिल्ली वासियों से आग्रह करेंगे कि जो दिल्ली में हैं तो सरकार ने जो मुफ्त फीडर बस की व्यवस्था की है इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए, तो आप इन 4 स्पॉट पर जाएं और एसी बस में चढ़कर एसी बस में यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताएं कि क्या बदलाव आप देख रही हैं? सर, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल, मैं रोहिणी सेक्टर 13 से आई हूँ। आज मैं 3 साल बाद इंडिया गेट पे आई हूँ। वैसे मैं आ रही थी 3 साल से भी, लेकिन बाहर से ही निकल रहे थे क्योंकि ये बंद था, यहाँ पे काम चला था। उससे पहले भी क्योंकि 40 साल से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो कई बार मैं आई। मेरी बच्ची जब छोटी होती थी उसको लेके मैं आई। आप संक्षेप में बताइए कि संक्षेप। तो सिर्फ एक यहाँ पर ये स्टैचू होता था और अमर जवान ज्योति होती थी, बट आज जो अमर जवान ज्योति है वो इसके पीछे शिफ्ट कर दी गई है और वो काफ़ी बड़ी अमर जवान ज्योति है और वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा 21 स्टैचू बनाए गए हैं जिनको मरने के बाद वो दिया गया है,
हाँ शहीद का दर्जा दिया गया है, तो वो भी है। सबसे बड़ी बात, इंडिया गेट पे आज तक शौचालय नहीं था परमानेंट, शौचालय बनाए गए हैं और पानी की ठंडे पानी कूलर लगाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक जो शौचालय लेडीज़ को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि भाई आएंगे 5 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि अगर रुकेंगे तो वॉशरूम की प्रॉब्लम होगी, तो परमानेंट शौचालय बनाए गए हैं और पानी की भी सुविधा है कि परमानेंट कूलर्स बने हैं। सबसे बढ़िया 7-10 पे भी ड्रोन 200 ड्रोन इकट्ठे उड़ाए जाएंगे, जिसको देखने के लिए काफ़ी पब्लिक हुई है। और अंडर पाथ बनाया गया है। पहले हम लोग को जब भी अगर यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाना होता था तो रोड क्रॉस करते थे हम, लेकिन अब रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं, पूरा दूर तक राष्ट्रपति भवन तक। तो आपने देखा कि एक रिपोर्टर की जो जानकारियां होती हैं, जो वो जानकारियां जुटाते हैं, यहाँ पर आम आदमी जो हमेशा से इंडिया गेट से उनका कर्तव्य पथ से एक दिली जुड़ाव रहा है, तो वो चेंजिंग क्या हुआ है, वो अपने दिल की बात आपको बता रही थी, मन की बात आपको बता रही थी। बिल्कुल। और वहाँ पर भारी संख्या में हम लोग देख रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आलोक, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक कर्तव्य पथ से हमें जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है और अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20% कर दिया है। ये प्रतिबंध आज से ही प्रभावी हो गया। हालांकि कुछ निर्यातों को 15 सितंबर तक अनुमति दी जाएगी, जिसमें इस प्रतिबंध के आदेश से पहले जहाज़ पर टूटे हुए चावल की लोडिंग शुरू हो गई थी और जहाज़ों को पहले ही भारतीय बंदरगाहों और उनके रोटेशन में बर्थ और लंगर में डाला गया है। नंबर आवंटित किया गया है और जहां टूटे हुए चावल की खेप सीमा शुल्क को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है, उनको छूट दी गई है। In last 4 years of the broken rice, then 4-year scenario, not these 4 months but the entire year, also it is more than 300%. From 12 lakh metric ton, it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत ही है। वैश्विक व्यापार में इसकी 40% हिस्सेदारी भारत की है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था, जिनमें से 3.94 मिलियन टन बासमती चावल था। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले ये हमें बताइए कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले की अभी तुरंत इसकी ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ी? कि देखिए, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि कैटल फीड यानी पशुपालन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। जो टूटा हुआ चावल है, इसे मुर्गी पालन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जानवरों को खिलाने के लिए टूटे चावल का भी उपयोग होता है और इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई थी देश के अंदर। तो ऐसे में ये ज़रूरत महसूस की गई कि अगर आप देखें कि बीते 4 वर्षों में 300% से ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को मिली है जहाँ तक निर्यात का सवाल है। और अगर आप पिछले 3 महीने में देखें और इसकी तुलना 3 साल पहले कोविड के पहले के 3 महीने से करें, अप्रैल से अगस्त के बीच जो निर्यात हुआ है, तो ये 42 गुना बढ़ गया है। तो आप उस तरह से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा निर्यात हो रहा था, क्योंकि चीन में कुछ फसल में दिक्कत आई और उसकी वजह से हमने देखा दुनिया के तमाम देशों में टूटे चावल की मांग बढ़ी। उसका असर ये हो रहा था कि हमारी घरेलू उपलब्धता वो बहुत कम हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि हम इथेनॉल के लिए भी इस तरह मक्का या फिर चावल जो टूटे हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और जब टूटा हुआ या इस तरह के जो ब्रोकन राइस है उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो फिर जो साबुत अनाज है यानी मक्का हो या फिर चावल हो, उनके जरिए इथेनॉल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कमिटमेंट होता है। तो निश्चित तौर पर इस वजह से इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है, जिससे घरेलू स्तर पर कैटल फीड के लिए या पशुपालन में तमाम जो लोग पशुपालन करते हैं उनको उपलब्धता हो ब्रोकन राइस की। और दूसरी बात यह है कि हमें कमी का सामना न करना पड़े, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर मांग बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, जिस तरह से ग्लोबल स्तर पर मांग बढ़ गई है, आगे चल करके जिस तरह भारत हम जानते हैं कि दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, इस प्रतिबंध के बाद हमें अपने देश के अंदर
चावल की कीमतों पर कोई असर देखने को मिल सकता है शैलेंद्र? ये देखिए, टूटे हुए चावल पर प्रतिबंध के बाद निर्यात पर निश्चित तौर पर जो उसकी घरेलू कीमतें हैं उसमें नरमी आएगी, लेकिन अभी सवाल इस बात का है कि उसकी उपलब्धता बढ़े, चूंकि घरेलू स्तर पर ये बहुत कम देखने को मिल रहा था कि इसकी उपलब्धता थी, चूंकि निर्यात बहुत हो रहा था, तो अब ये उपलब्ध हो सकेगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जब निर्यात शुल्क चावल की कई किस्मों का बढ़ाया गया है तो निश्चित तौर पर निर्यात की तरफ प्रोत्साहन कम होगा और हम देखेंगे कि घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि दरअसल चावल के निर्यात को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 36 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर कम बुआई हुई है चावल की, तो ऐसे में 10 से 12 मिलियन टन, यानी अधिकतम नुकसान अगर उत्पादन में कमी हो सकती है तो 10 से 12 मिलियन टन की हो सकती है। तो फिर भी देखें, उसके बाद भी जो चावल होगा खरीफ में और जो पहले से चावल उपलब्ध है, जो हमारी घरेलू जरूरतें हैं वो आसानी से पूरा होंगी और उसमें पर्याप्त भंडार में कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता ये है कि घरेलू जो कीमत है चावल की या फिर गेहूं की, जिस पर पहले ही निर्यात पर प्रतिबंध लग चुका है, उनकी कीमत एक उचित स्तर पर बनी रहे, उनकी पर्याप्त उपलब्धता रहे और वो पहले हमारी घरेलू मांग के लिए मौजूद रहे, उनका भंडार रहे, तो उस पर फोकस करते हुए सरकार नजर आ रही है और इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने राज्यों के लिए नए प्रभारी नेताओं की नियुक्ति कर दी है और इसमें जो कुछ बड़े नाम हैं वो आप लगातार अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया गया है, मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का, और इसी तरह से कई बड़े नाम हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता बिक्रमजीत सिंह चौहान के साथ। बिक्रम, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में कई राज्यों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं, क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि 2024 के चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहती है? जी देखिए, कहीं ना कहीं पर यही भाजपा की रणनीति लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से जो है 25 मंत्रियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें 144 सीटें चिन्हित की गई थी, कि जिसमें भाजपा या तो दूसरे नंबर पर रही थी या तीसरे नंबर पर रही थी। तो उन पर किस प्रकार से भाजपा जो है जीत प्राप्त कर सकती है, इसकी रणनीति बनाई गई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई थी, किस प्रकार से वो काम कर सकते हैं, किस प्रकार की रणनीति उन 144 सीटों की उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक बड़ी बैठक की गई थी। उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं और भाजपा के को जो है लोकसभा चुनाव में 2024 में हराने की जिस प्रकार से बात करें, तो भाजपा जो है उस पर में भाजपा की तरफ के किसी बड़े नेता का बयान तो नहीं आया, लेकिन भाजपा ने अपनी करनी से करके दिखाया कि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए एकदम चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त होना चाहती है। और यही एक वजह है कि चाहे वो भाजपा कार्यालय में बैठक हो या फिर इस प्रकार से प्रभारियों की जो है नई नियुक्ति हो, जिसमें कि तमाम जो बड़े राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर केरल हो, प्रकाश जावड़ेकर जैसे जो बड़े दिग्गज नेता है, जहां उनको केरल का प्रभारी बनाया गया है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा जो है काफी सीटें प्राप्त नहीं करती, तो ऐसे में एक दिग्गज नेता को वहां पर लगाना कहीं ना कहीं पर इस बात को इंगित करता है कि भाजपा केरल में भी कुछ सीटें ढूंढ रही है। इसी प्रकार से तरुण चुग को तेलंगाना राज्य का प्रभारी बनाया गया है और इसी प्रकार से जो है कई जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे वो विजय रूपाणी हो या फिर विप्लव देव हो, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनको भी जो है जिम्मेवारी दी गई है। विजय कुमार रूपाणी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया, साथ में चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया। इसी प्रकार से विप्लव देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी ने तमाम जो पुराने नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनको भी काम दिया है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इसके साथ साथ जो है पार्टी जो है चाक चौबंद हो पाए, किस प्रकार से जो है पार्टी 2024 में बेहतर एक प्रदर्शन की कर पाए, जो एक मैजिक फिगर है उसको किस प्रकार से पार्टी कर सकती है और 144 सीटों जो टारगेट की थी उसकी भी आगे क्या रणनीति हो सकती है। तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर चुकी है और उसी सिलसिले में ये तब्दीली के रूप में हम देख सकते हैं। जी, आने वाले दिनों में और इस तरह की बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं संगठन में?
देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, जिस प्रकार से बैठकें हो रही हैं, जिस प्रकार से प्रभारियों में बदलाव हो रहे हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रीय समीकरण नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी एकता की बात की जा रही है, नीतीश कुमार के द्वारा शरद पवार के बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी जो है या फिर चंद्रशेखर राव हो जिस प्रकार से सक्रिय है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जब ये शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं पर आने वाले समय में और ज़्यादा जो है निर्णय या फिर और ज़्यादा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में नए राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की है और अब बात गणपति बप्पा की, जिनको आज विदाई दी जा रही है। देश के कोने कोने से गणपति बप्पा की विदाई के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। 10 दिनों तक चले गणेश महोत्सव के बाद आज गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त उत्साह और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, लाल बाग के राजा जो कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं, ये उनकी विदाई का दृश्य आप अभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। योगेश शीतल मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। योगेश, आज बप्पा को विदाई दे रहे हैं लोग, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में, बिल्कुल जो सड़क है वो खचाखच भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। आज बप्पा से ख़ास तौर पर लोग जिस तरह बप्पा को विदाई दे रहे हैं, कहा जाता है कि अगले बरस तू जल्दी आ, तो सभी श्रद्धालुओं की यही कामना कि बप्पा अगले साल फिर से मंगल कामना के साथ कि अच्छा सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि कोविड के दौरान उत्साह में कमी देखने को मिली थी। तो ये लोगों की दुआएं कि अब सब कुछ अच्छा रहे और बप्पा जल्दी से अगले बरस आ जाएं। बिल्कुल, लोगों की यही प्रार्थना रहती है कि बप्पा जो है वो जल्दी आए। और जब लोग यहाँ से गणेश की प्रतिमा को लेकर जाते हैं तो वो नारेबाजी भी इस बात की बार बार करते हैं कि पुढच्या वर्ष लवकर या, यानी कि अगले वर्ष आप जल्दी आइए। बहुत ही भाव विभोर करने वाला दृश्य होता है। कई सारे ऐसे, अच्छा ये दृश्य जरा आप अपने कैमरा को पैन करके अगर दिखा पाएं। विसर्जन से पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो जरा आपको दृश्य दिखाएं कि पूरी जो सड़क है ये गिरगांव चौपाटी जाती है, जो अरब सागर का तट है यहाँ पर, वहाँ पर जो विसर्जन है वो होता है गणपति की प्रतिमा का। और आपको श्रद्धालुओं का पूरा खचाखच जो रहला है वो आपको दिखेगा। सड़कों पे जो वॉलंटियर्स है, जो स्वयंसेवक है, करीब 800 के करीब जो होमगार्ड है वो लगाए गए हैं। करीब 4000 के अराउंड में जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो SRPF होती है, राज्य की रिजर्व जो पुलिस बल होती है, उसको लगाया गया है। फोर्स 1 लगाया गया है कि मतलब सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अलग अलग मंडल के लोग हैं, अलग अलग परिवार जो है वो वहाँ पे जो है गणपति की प्रतिमा लाते हैं, उनका वो यहाँ पे विसर्जन करते हैं। तो कुल मिलाकर मंडल और साथ में जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और जो प्रतिमा है उसका विसर्जन करते हैं। आपको कई सारे ऐसे दृश्य आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर मंडल जो है वो गणेश की प्रतिमा लेकर आए हैं और साथ में कुछ लोग जो है वो अपनी गोद में लेकर आते हैं गणपति की छोटी प्रतिमा को। कुछ लोग ठेले पर या ऑटो या रिक्शा या 4 पहिया जो भी वाहन उनको उपलब्ध हो सका वो उसके माध्यम से यहाँ पर आते हैं और काफी धूमधाम से हर्षोल्लास के वातावरण में जो है वो गणपति का विसर्जन जो है वो यहाँ पर होता है। आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे थोड़ा जूम करके, देखिए बाल गोपाल मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक दृश्य
आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो छोटे से ठेले पर जो है उनको गणपति की प्रतिमा को लाया गया है, और उसके ठीक पीछे जो बड़ी प्रतिमा है उसको भी यहाँ पर जो है वो लाया गया है। तो सुबह से ही यह दृश्य जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और देर रात तक, और यूं कहें कि कल सुबह तक, कल तड़के तक जो है ये विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। जो लाल बाग का राजा है उनका विसर्जन कल सुबह जो है अराउंड 4 से 5 बजे के बीच में संभावित है। उनको अभी जो है वो वहां से परेड से उठ चुके हैं, और फिर उनको जो है अलग अलग मार्गों पर भक्तों के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे हर्षोल्लास का वातावरण है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाव विभोर करने वाला दृश्य जो है वो हर साल यहाँ पे दिखता है, लेकिन जैसा कि आपने भी एंकरिंग में कहा कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान एक अंतराल बना था, उस अंतराल के बाद अब वापस जो है मुंबई वापस जब पुराने ढर्रे पर लौट रही है, तो गणपति हो या दही हांडी हो या फिर नवरात्रि आने वाला है, तो त्योहारों की जो रौनक है वो भी धीरे धीरे करके रिस्टोर हो रही है, अपनी जो पहले की जगह उसको पा रही है। जी लालचंद जी, देश और दुनिया में गणपति पूजा विसर्जन होता है, लेकिन मुंबई की अपनी एक अलग ही महत्व है मुंबई का, और उसी को दिखा रहे थे हमारे संवाददाता योगेश शीतल। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, और गणपति विसर्जन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी श्रद्धालुओं को भी। तो इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।